बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। सियासत की हलचल है और ये हलचल अब आलमी सतह की हलचल बनती जा रही है। पाकिस्तान के बहुत सारे मामलात जो हैं वो अब आलमी सतह पर उजागर होते हैं और उसमें एक बड़ी स्टोरी जो है जिस पे आज हम बात भी करेंगे वो गार्जियन की स्टोरी है, जो कि तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने एक स्टोरी की और ये इसकी बाज़गश्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर इतनी थी कि अब इसके ऊपर जो है वो आलमी मीडिया भी जो है इसको फोकस कर रहा है। ये आप देखिए कि पहले डेली मेल ने स्टोरी की थी कि वाइस चांसलर बनने के हवाले से जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, और इसके बाद अब गार्जियन ने इसके ऊपर स्टोरी की है जिसमें कि उन्होंने काफ़ी सवालात उठाए हैं इमरान खान साहब के हवाले से, और ये बहस अब तवील होती जो है वो नज़र आती है। मसलन ये भी सवाल उन्होंने उठाया कि वो ख़वातीन के हुकूक़ के ख़िलाफ़ सरगर्म तालिबान जो है उनके हमायती हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इनके लिबास को ख़वातीन के साथ होने वाली हरासगी के वाक़यात का ज़िम्मेदार भी इमरान खान साहब ख़वातीन को ही ठहराते रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया और उन्हें दहशतगर्द मानने से इनकार कर दिया। सलमान रुश्दी के हवाले से भी कहा कि उनके साथ बैठने से भी इमरान खान साहब ने जो है वो इनकार किया। बानी PTI ने काबुल से अमरीका, बरतानिया, इत्तेहादी अफवाज के इनखला के बाद तालिबान को ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ने पर अफ़गान तालिबान को मुबारकबाद भी दी। बानी PTI के चांसलर बनने की सबसे ज़्यादा खुशी शायद तालिबान और उनके हमदर्दाना जज्बात रखने वालों को होगी। चांसलर को ये अखबार ने भी लिखा है कि पूरे साल खुद को दस्तयाब रखना होता है, लेकिन बानी PTI को 14 साल सजा हो चुकी है, वो जेल में है। ऐसी सूरत में वो खुद को कैसे दस्तयाब कर सकेंगे। इससे पहले अगर आपको याद हो, RSF ने रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स जो कि दुनिया भर की सहाफ़ियों की एक बड़ी तंजीम है, उसने 2020 में इमरान खान साहब को प्रीडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम भी कहा था, और यानी कि शिकारी आज़ादी इजहार का, जिसमें चंद ही शख्सियात को इससे पहले प्रीडेटर करार दिया गया। तो ये सारी डिस्कशन जो है अब इस वक्त वो आलमी मंजरनामे पे अब डिस्कस हो रही है। बहरहाल इमरान खान साहब के साथ ये सारी बात हो रही है, और आज उन्होंने कहा भी कि अगर वो बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो फिर पाकिस्तान जो है इस एजाज़ से महरूम रहेगा। क्या वो बन पाएंगे, उनका ये ख्वाब पूरा हो पाएगा, ये एक बहुत अहम सवाल है जब मगरबी मीडिया इस तरह की सूरत हाल में ये सब मामला जो है वो लिख रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी जानिब कल मुज़ाकरात के हवाले से नवाज शरीफ साहब ने और उनकी जमात ने कल जो मीटिंग की, उसके बाद एक प्रेस रिलीज़ या एलामिया जो सहाफ़ियों तक पहुंचा, उसके अंदर ये कहा मियाँ साहब ने कि जी हम बात करेंगे सियासी जमातों के साथ, कौमी इदारों के साथ, और सबको डायलॉग यानी मुकालमे की तरफ जो है वो जाना है। लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद उनकी अपनी जमात ने इससे इनकार कर दिया, और उनके बहुत सारे लीडर्स ने कहा कि इस पे 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो बातचीत नहीं होगी। अब से थोड़ी देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात दोहराई है कि 9 मई की माफ़ी तक जो है मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो अगर ऐसा है तो फिर डायलॉग किसके साथ होगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मुकालमा शुरू करना चाहती है, तो क्या माइनस तहरीक इंसाफ मुकालमा शुरू करना चाहती है? ये एक बहुत अहम सवाल है। इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम ज़रूर बात करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि इमरान खान साहब ने आज मुज़ाकरात के हवाले से कहा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब सियासी लोगों से बात करेंगे, लेकिन वो अगर बात करेंगे यानी PTI बात करेगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मुक़्तदरा के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, बाइख्तियार लोगों के साथ बात करेगी। अभी तक इमरान खान साहब का मौक़िफ़ नहीं बदला है, क्यों नहीं बदला इस पर बात करेंगे। इसके अलावा भी अगर आप देखें, मौलाना फजलुर रहमान एक दफ़ा फिर अहमियत इख्तियार कर गए हैं। उनकी पै दर पे 2 मुलाकातें हुई हैं। वो मुलाकात एक प्रेसिडेंट ज़रदारी के साथ हुई है, दूसरी मुलाकात वज़ीर आज़म के साथ हुई है। बहुत सारे मुतालबात गर्दिश में हैं और फ़िज़ा में हैं, अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन इन मुलाकातों के पीछे कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। उसमें से कुछ पर्दा उठाने की आज कोशिश करेंगे। आइनी पैकेज के अंदर ख़ास करके मौलाना की अहमियत क्या होगी, क्या कोई ऐसा पैकेज आ रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा आज भी वज़ीर कानून कह रहे हैं कि इनकार कर दिया है काजी फ़ायज़ीसा साहब ने कि उनको तोसी नहीं वो लेंगे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू में ये बात बहुत अहम कर दी कि अगर जो उम्र है उसमें इजाफा हो जाए तो फिर वो इनकारी नहीं है। क्या कहा है राना सनाउल्लाह साहब ने, ज़रा सुनिएगा। एक्सटेंशन पे मेरी राय तो तब हो ना अगर चीफ जस्टिस की राय ना हो। काजी फ़ायज़ीसा साहब बड़े ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैं इस तरह की कोई एक्सटेंशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करूँगा। उन्होंने लॉ मिनिस्टर को
اور اٹارنی جنرل کو واضح طور پہ کہا کہ جی میں یہ کام نہیں کروں گا. ایج میں اضافے کی بات ہے تو اگر ساری دنیا کا کریں تو ٹھیک ہے, وہ تو ایک اور بات ہے, لیکن اگر آپ کہیں کہ جی چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کر دیں تو میں یہ نہیں ایکسیپٹ کروں. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے نمبرز موجود نہیں ہیں. 219 بنتے ہیں. اگر تمام اتحادیوں کو شامل کر لیا جائے, مولانا کی سپورٹ بھی مل جائے, تو بھی 224 کا جو نمبر ہے وہ حکومت کے پاس نہیں ہے. تو پس پردہ ایسا کیا چل رہا ہے کہ وہ 24 یعنی جو 5 کی کمی ہے اس کو پورا کیا جا سکے. ویسے ان کی اس بات سے یعنی حکومت کے ان 5 لوگوں کے حوالے سے مجھے عمران خان صاحب کا ایک آڈیو لیک جو ہوا تھا کہ 5 لوگوں کا معاملہ ہے اس کو ہم سیٹل کر لیں گے, مینیج کر لیں گے, وہ بھی یاد آ جاتا ہے. لیکن انٹرسٹنگ سچویشن ہے. اس معاملے کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود آپ نبیل گبول صاحب, بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنماؤں میں سے ہیں, ایک عرصے سے پارلیمنٹیرین ہیں, بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں. جناب بلال اظہر کیانی صاحب حکومت کا حصہ ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے رکن قومی اسمبلی ہیں, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ جناب سینیٹر علی ظفر صاحب ہیں جنہوں نے آج ایک بڑی زبردست ٹرم جو ہے وہ دی ہے جوڈیشل کو کے نام سے کہ اگر تعداد میں اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ سینیٹر عبدالقادر صاحب جو ہے وہ بل لے آئے ہیں, پرائیویٹ ممبرز بل. تو علی ظفر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکریہ سر آپ کا. میں آپ سے ہی آغاز کروں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک طرف مذاکرات کی بات ہے, دوسری طرف آئینی پیکج کی بات ہے. کیا حکومت گو کی شکار ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں, جہاں تک مذاکرات کی جو ہوا ہے یا جو بات چیت ہو رہی ہے, ایک تو اس میں خوش آئین بات یہ دیکھتا ہوں کہ کم از کم ایک بے شک وہ ریالٹی نہ ہو, بے شک اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ مذاکرات کسی قسم کے ہو رہے ہیں کسی کے ساتھ, لیکن کم از کم بہت سارے جو لیڈران ہیں اور بہت سارے جو انسٹیٹیوشنل جو ایک طرح سے کمیٹیاں سنبھالے ہوئے ہیں مختلف پارلیمنٹری, وہ بات کر رہے ہیں کہ کسی قسم کے مذاکرات ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے یا ہونے چاہیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماحول بن رہا ہے, کوئی گفتگو کا, یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ ہمیں اس معاملے کو حل کرنا ہے, اور اگر حل کرنا ہے تو جلد کرنا ہے, اور قوم کی یہ ضرورت ہے, پاکستان کی یہ ضرورت ہے کہ ہم اس معاملے کو حل کر کے آگے چلیں. تو یہ خوش آئین بات ہے. ریالٹی تو یہ ہے کہ ابھی تک مجھے نہیں نظر آ رہی کہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے, نہ کوئی کامن پلیٹ فارم نظر آ رہا ہے, کیونکہ کامن پلیٹ فارم میری نظر میں اگر بات چیت ہونی ہے تو صرف ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ نئے الیکشن کب ہوں گے. اگر اس پہ بات چیت ہو تو شاید ایک گنجائش بن جائے بات چیت کرنے کی, جو بات چیت ایک سیاسی لیول پہ بھی ہو سکتی ہے اور ایڈمنسٹریٹو لیول پہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا, یعنی یہ ایک پہلی شرط بھی ہو سکتی ہے علی ظفر صاحب, یہ شرط جیسے آج عمران خان صاحب نے کہا کہ مینڈیٹ کی واپسی ہو تو پھر ہم اس کے بعد بات کریں گے. انہوں نے 3 شرائط آج بھی جو دہرائی ہیں, لیکن جو آپ نے کہا کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو محمود خان اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ اگر دیا ہے, خان صاحب کہتے ہیں وہ ان سے آپ بات کریں, مجھ سے آپ بات نہیں کریں, میں کسی اور سے بات کروں گا. تو یہ اس کے میرے اور اس کے درمیان میں جو ٹرائکا ہے, اس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ پولیٹیکل لوگوں کو ابھی بھی اہمیت نہیں دے رہے. دیکھیں, آپ ایک تھوڑی دیر کے لیے ریالٹی دیکھیں. ریالٹی کی نظر میں یہ ہے کہ آپ بات اسی سے کرتے ہیں جس کے پاس بات کرنے کی اور فیصلہ کرنے کی طاقت ہو. اگر اس حکومت کے پاس ہے وہ طاقت کہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں, اور طاقت بھی ہے اور ان کے پاس مینڈیٹ بھی ہے اس کا, تو پھر بالکل میں خیال ان کے ساتھ تو بڑا آسان ہے سیاسی لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا. لیکن اگر ان کے پاس نہیں ہے تو پھر وقت ضائع کرنے کے بجائے, وقت بہت کم ہے, بہتر یہ ہے کہ آپ پھر کے پاس طاقت ہے ان سے بات کریں. ایشو یہ ہوا ہے میری نظر میں کہ بہت عرصے سے ہمارا جو آئین ہے, میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ہم نے بحال کرنا ہے, رول آف لا کو ہم نے واپس لے کے آنا ہے. اور یہ میں تب کا کہہ رہا ہوں جب کا آپ کو یاد ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا, اور آئین بھی یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن کرائیں, 90 دن میں نہیں ہوئے. سپریم کورٹ نے پھر کہا, دوسرا فیصلہ کیا کہ آپ اپریل میں کرا دیں, اپریل میں بھی الیکشن نہیں ہوئے. اس کے بعد 90 دن یا 6-7 مہینے تک غیر آئینی حکومتیں نیشنل پہ, فیڈریشن میں بھی اور پروونسز میں بھی چلتی رہیں, اور ہم اس کے تحت کام کرتے رہے. وہیں میں نے کہا کہ اس وقت ہمیں ایشو یہ ہو گیا کہ آئین کو جب ہم چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں, آئین کو جب چاہتے ہیں لے آتے ہیں, تو ہم ایک عجیب غیر آئینی کیفیت میں مبتلا ہیں. اور ابھی بھی یہی حال ہے میری نظر میں. رول آف لا
کی دھجیاں اڑا دی ہیں آپ نے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جیلوں میں، ان کو بیلیں نہیں ہو رہی. تو یہ سارے جو معاملات دیکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ پھر بات کرنی ہے تو پھر اس سے کریں جس کے پاس، اور یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ پھر بات کرنی ہے تو پھر آپ ایفیکٹو بات کریں جس کا فیصلہ بھی ہو سکے، تاکہ ہم اس جو کرائسس ہے اس سے نکلیں. بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک آپ کہتے ہیں کہ جی پرو اسٹیبلشمنٹ سے صرف بات ہو. پی ایم ایل این کہتی ہے کہ ہم نے نہیں بات کرنی، اور میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی تمام اداروں کو اب قومی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کو وہ چاہتے ہیں کہ اس میں شامل ہوں، کیونکہ 9 مئی کی شرط ادھر بھی ہے ادھر بھی شرطیں. قبول صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کوئی رول پلے کر سکتی ہے ایسی صورتحال؟ پیپلز پارٹی کو اگر کہا جائے گا تو رول پلے کریں گے ضرور. اور میں یہ حیران ہوں کہ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے، یہ کیوں چھپاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہو رہی ہے؟ بالکل ہو رہی ہے بات چیت. کس کی ہوئی ہے؟ سب کی ہو رہی ہے. اب بات چیت ڈیڈ لاک جس پہ رکا جو میری نظر میں وہ یہی ہے 9 مئی کی معافی. اب 9 مئی کی معافی وہ نہیں مانگ رہے، وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے الٹا معافی، تو اس پہ ڈیڈ لاک ہے. اور تو کسی چیز پہ ڈیڈ لاک نہیں ہے. آپ کے کیسز جو ہیں وہ کورٹ پر ہیں، وہ کورٹ جانے آپ جانے. آپ جو دوسرے سہولتیں مانگ رہے ہیں، اول تو جو بات علی ظفر صاحب نے کہا الیکشن کی، یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے. الیکشن ابھی ہوئے ہیں اسی سال. دوسری بات یہ ہے کہ یہ فارم 45 فارم 47 سے نکلیں پہلے، اور پھر جو ہے ان کے جو اپنے جو قیدی نمبر 804 ہے ان کا ایک الگ سوچ ہے، ایک الگ رائے ہے. اور یہ جو ان کے ایڈوائزری کمیٹی ہے ان کے ایک الگ طریقہ کار ہے اور ان کی سوچ بھی الگ ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ علی ظفر صاحب کے ساتھ اور جو ایڈوائزری کمیٹی کے جو لوگ ہیں، جو ان کے کمیٹی کے لوگ ہیں، وہ سب مختلف جو ہے رائے دیتے ہیں اپنے چیئرمین کو جیل میں جا کر. لیکن بات صرف ایک بات پہ رکی ہوئی ہے، مذاکرات جو ملاقاتیں ہوئی ہیں مولانا صاحب سے. مولانا صاحب کو وہ غلط ٹریک پہ لانے کی کوشش کر رہے تھے. غلط مطلب انسرٹنٹی ہمارے ملک میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ عوام کو سوچنا چاہیے، ہمارے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. غیر یقینی صورتحال. تو مولانا اس پہ آمادہ نہیں ہوئے؟ دیکھیں بات چیت چل رہی ہے، جس طرح کہہ رہے ہیں نا، کوئی بات ہی نہیں. آمادہ کرنا ہے، راضی کرنا ہے کچھ لوگوں کو. یہ کہنا کہ جی ہم گورنمنٹ سے بات نہیں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے نہیں کریں گے، تو بھائی گورنمنٹ سے تو آپ بات کر رہے ہیں. آپ کا اشارہ محمود خان اچکزئی صاحب کی ملاقات جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب سے ہے، گوہر ایوب صاحب کی ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے. یہ آپ کا اشارہ اس خبر کی طرف ہے. اب بات چیت ہو رہی ہے، مانے اس چیز کو. آپ ایک دو باتوں پہ ڈیڈ لاک ہے، اس کو ختم کریں، انسرٹنٹی ختم ہو جائے گی، آپ کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، ملک کے مسائل اکنامکلی جو ہے. ان کا مسئلہ تو یہ نہیں سر، ان کا لیڈر تو جیل میں ہے نا، ان کا مسئلہ تو یہ نہیں ہے. ان کا لیڈر جب یہ کہتا ہے کہ 9 مئی کا میں معافی نہیں مانگوں گا، مجھ سے الٹا معافی مانگے کہ میرے ساتھ جو ہے انہوں نے ناانصافیاں کی ہیں، تو پھر کہاں سے بات چیت آگے جائے گی؟ ان کے اپنے لوگ چیئرمین پی ٹی آئی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ضد کو چھوڑ دیں، آپ معافی مانگیں. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ دیکھیں نا ایک اتنا سینسٹیو ایشو ہے. تو اگر وہ معافی مانگ لیں گے تو ان کو معاف کر دیا جائے؟ نہیں، معاف کرے نہیں کرے یہ تو ان کے اوپر ہے جن کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی. میں تو کہتا ہوں قوم کے ساتھ اس ملک کو جس طرح بدنام کیا گیا ہے. اب آپ نے بات چھیڑی اس کی وائس چانسلر کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی. مجھے بتا اتنا بڑا نیوز پیپر گارڈین کے اندر بھی یہ ساری باتیں آ رہی ہیں ان کے حوالے سے کہ جی انہوں نے یہ کیا، طالبان کے حوالے سے. سب سے بدنامی کس کی ہو رہی ہے؟ عمران خان کی بدنامی نہیں ہو رہی ہے. ملک کو بدنام کرنے کے لیے انٹرنیشنل جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی انوالوڈ ہے ساری چیز میں. انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز کو جو ہے میسیجز کیا جا رہا ہے کہ جی بات چیت کرو ہمارے ساتھ. ہم اگر دوبارہ باہر نکل کر آئیں گے تو ہم کچھ نہ کچھ کر کے دکھا سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پیچھے عوام ہے، ہمارے پیچھے پبلک ہے. یعنی آپ کا یہ اندازہ ہے کہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ ہم سے بات کریں کیونکہ ہم پاورفل ہیں. یہ آپ کا اندازہ، یہ خبر ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے خبر کو بھی اندازہ ہی بولوں گا. اچھا چلیں، یہ تو آپ نے محتاط طریقے سے بات کی ہے، ظاہر ہے اب جانتے ہیں. لیکن بلال کیانی صاحب، جو ابھی علی ظفر صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں نا ایک شروعات تو ہو گئی اور تصدیق بھی کی ہے، اور نبیل گبول صاحب کے پاس بڑی خبریں ہوتی ہیں اور اندر کی خبریں ہوتی ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے. وہ دوسری بات ہے کہ آج کل بولتا نہیں ہوں. بولتے کیوں نہیں، اس میں میں نے
آنا ہے ابھی آپ کے پاس. لیکن یہ اس کا مطلب ہے کہ جو شہباز صاحب سے ملاقات ہوئی ہے گوہر ایوب صاحب کی یا اسد کیسر صاحب کی, اس میں کوئی صداقت ہے اور وہ ملاقاتیں جو ہیں وہ ثمر آور ہو سکتی ہیں, کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اس کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے میرے علم میں تو کوئی ایسی ملاقات نہیں ہے. میرا رپورٹ ہو چکی ہے جی نہیں بٹ آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسی ملاقات ہوئی ہے جی, نہ ہی میرے علم میں. اور جماعت نے بھی آئی تھنک پارٹی نے بھی اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے. اور دیکھیے بات یہ ہے بنیادی طور پہ کہ ایک تو میں خان صاحب کا شکریہ سب سے پہلے ادا کرنا چاہوں گا, عمران خان صاحب کا, کہ جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلرشپ میں کی فائٹ میں یا الیکشن میں داخل ہونے کا. کیونکہ اس سے ہوا یہ کہ وہ ساری باتیں جو ہم روزانہ یہاں پہ کرتے ہیں, جس کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے سیاسی مفادات ہیں اس لیے ہم یہ اینگل لیتے ہیں, خان صاحب کے متعلق یہ بات کرتے ہیں, وہ ساری خان صاحب کی حقیقتیں اور ان کے کرتوت جو ہیں وہ آج پھر اسی گارڈین آرٹیکل کی زینت بنے ہوئے ہیں. کیونکہ جب اس طرح کے فورم پہ وہ گئے تو ظاہر بات ہے ان کی سارے ٹریک ریکارڈ نقصان ہو جائے گا. اگر ایک فارمر پرائم منسٹر وہاں بن جاتے ہیں وائس چانسلر تو کوئی نقصان نہیں. مجھے اس سے غرض ہی نہیں ہے جی. میں تو اس بات پہ پہلے بھی حیران تھا کہ ایک شخص جو کہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور جو انقلابی ہونے کے دعوے کرتا ہے, انقلاب تو دور کی بات, وہ اس کی دو ہی باتیں ان دنوں میں آئیں سامنے کہ ایک تو میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننا ہے اور دوسرا مجھے الیکٹرک ٹوتھ برش فراہم کر دیا جائے. تو جس شخص کی پرائیورٹیز یہ ہوں اس شخص نے کیا انقلاب لانا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے بیک گراؤنڈ کا پاکستانی ہونا ضرور مجھے اعتراض ہے, مگر بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ حقیقتیں جو ہم سے زیادہ, ہمیں تو آپ پھر بھی سیاسی باعث والے لوگ سمجھتے ہیں نا. گارڈین میں ایک شخص آرٹیکل لکھ رہا ہے اتنا تفصیلی, جس میں ان کے سارے بیک گراؤنڈ کا, چاہے وہ ان کی مسوجنی ہو, چاہے وہ ان کے طالبان لیگ کا بیانات ہوں, چاہے وہ ان کے اسامہ بن لادن کے متعلق بیانات ہوں, چاہے وہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کا میڈیا پریڈیٹر کہنے کا لقب ہو. تو یہ ساری باتیں اب ان کی فور فرنٹ پہ اسی وجہ سے آئیں کیونکہ انہوں نے ایک قدم اٹھایا. تو اسی وجہ سے میں شکریہ ادا کر رہا تھا کہ یہ حقیقتیں اب قومی سطح پہ کے علاوہ انٹرنیشنل سطح پہ چلی گئی ہیں. دوسری بات دیکھیے علی ظفر صاحب جو بات کر رہے تھے نا جی مذاکرات کے بارے میں, علی ظفر صاحب نہایت قابل احترام ہیں اور ہمیشہ بہت نفیس انسان بھی ہیں اور بڑے ہاں از ویری پازیٹیو اور بڑے ڈیسنٹ طریقے سے اپنی بات کا بیان کرتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ ایون واٹ ہی از ڈسکرائبنگ نا جی, یہ اس جماعت کی ایک مائنڈ سیٹ کی عکاسی ہے کہ جماعت ہم نے بات ان سے کرنی ہے جس کے پاس طاقت ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ غلط کیا ہے, نہیں دیکھیے آپ کے پاس کوئی ہے. آسما صاحبہ بات میرا ایک بہت ہمبل کوسچن ہے, مجھے یہ بتائیے کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آپ بات کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے 9 مئی کی آپ معافی مانگیں, ہم آپ کے ساتھ بات آسما صاحبہ وہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا اگر آپ NRO چاہتے ہیں, اگر آپ کی یہی تلاش ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں, ان سے بات کرنے کی کسی کوئی شوق اور کوئی ارجنسی بھی نہیں ہے. ان کے بغیر کام چلے گا. مگر ہم ایک سیاسی جماعت ہوتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا سیاسی طور پہ ایک پارلیمان میں, قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, صوبائی اسمبلیوں میں وجود ہے تو اس حوالے سے یقیناً ان فورمز کے اوپر آپ کے ساتھ قومی ایشوز کے اوپر بات چیت کرنا ہمارا فرض ہے. یہ ایک جمہوری بات ہے, یہ ایک ڈیموکریٹک بات ہے, ایک پارلیمنٹری بات ہے. مگر اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے 9th میں کے حوالے سے آپ کو چھوٹ ہو جائے گی اور آپ کے بلیک میل کے اندر آ کے کوئی آپ کو چھوڑ دے گا, یہ بات نہ ان سے ہم کریں گے, نہ ان سے کوئی فوج کرے گی, نہ کوئی کرے گا. مگر میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں آسما صاحبہ, وہ یہ ہے بنیادی پوائنٹ کہ جو مرضی کانٹیکسٹ ہو, اس جماعت نے اپنی تاریخ میں کبھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کوئی میننگ فل ڈائلاگ, کنکلوسیو ڈائلاگ کرنے کی صلاحیت نہیں دکھائی, اور آج بھی وہی مائنڈ سیٹ ہے جو ہم اس کی کنٹینیویشن. اچھا, میں یہ چاہتی ہوں علی ظفر صاحب کہ ضرور آپ اس کو رسپونڈ کریں ان سارے چیزوں کو, ان ساری پوائنٹس کو, کیونکہ میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر سب سے بڑا اس وقت جو ابھی تھوڑی دیر پہلے خواجہ صاحب بھی تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے چکزئی صاحب کو کہا کہ آپ مجھے کریکٹ کریں اگر میں غلط ہوں, کہ آپ جن کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ سیاستدانوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے, وہ ان سے کچھ بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں. تو دیکھیں نا, اگر خان صاحب تھوڑی دیر کے لیے فلیکسیبل ہو جائے اور ڈائریکٹ بات چیت کرے, کیونکہ انہوں نے چکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیے, وہ خود کہتے ہیں میں نے کسی سے بات نہیں کرنی, میں نے ٹیبل پہ نہیں بیٹھنا. دیکھیں تھوڑا سا پہلے اس کے جواب دینے سے پہلے میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے, اس پہ تھوڑا سا میں ایک سینٹنس بول دوں. میری نظر میں عمران خان صاحب ضرور بانی چیئرمین ہیں PTI کے, جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, ایکس پرائم منسٹر بھی ہیں, لیکن اس ساری چیزوں کے علاوہ وہ ایک پاکستانی بھی ہیں. اور یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو ایک پاکستانی کو جا رہا ہے. میرا خیال ہے اس پہ تو ساری قوم کو فخر ہونا چاہیے, اور اگر یہ اعزاز ملتا ہے تو ساری قوم کو خوش ہونا چاہیے. سیاست کو چھوڑ کے, وہ ٹھیک ہے رائیولری ہوتی ہے, لیکن جب ایک پاکستانی کو کوئی ایک طرح سے مل رہا ہے اعزاز, تو پھر آپ
सबको खुश होना चाहिए। हमारा पाकिस्तान का मसला ही ये रहा है कि हम हर चीज में सियासत को एक तरह से घुसा देते हैं और फिर हम अपने एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करते हैं जब भी हम बाहर के फोरम में जाते हैं। मैंने बहुत सारे ममालिक के लोगों को देखा है कि उनके आपस में बड़ी राइवलरी होती है, लेकिन जब बाहर के फोरम पे होते हैं, बाहर के किसी फॉरेनर से बात कर रहे होते हैं, तो वो फिर यूनाइटेड अपने आप को दिखाते हैं और वो उसमें आपस में फिर जितने अपनी जो मुखालफत होती है उसको छोड़ के पाकिस्तान की या एक अपनी कौम की बात करते हैं। हमारे में भी ये आना चाहिए एटीट्यूड। तो मैं खाली यही कहूँगा कि ठीक है, आप खुश हों कि दूसरे लोग कुछ लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, उसका हम जवाब देते रहेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो नुकसान फिर पाकिस्तान की रेपुटेशन को ही होता है। तो बेहतर यही है कि सब इस पॉइंट पे या तो अगर गुफ्तगू नहीं कर सकते तो ना ही करें, पॉइंट पे छोड़ दें, वो फैसला करते दें। वो फैसला करना है एलुमनाई ने करना है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक्स स्टूडेंट्स उन्होंने फैसला करना है और वो फैसला करेंगे देखते हुए सारी चीजों को। इसमें कोई वो सियासत नहीं की। तो ये तो है मुज़ाकरात के ऊपर जो मियां साहब चाहते हैं कौमी मुकालमा, और फिर उनकी पार्टी कहती है नहीं हमने नहीं बात करनी पीटीआई के साथ, इस पे आपका क्या रद्द अमल है? देखिए, मेरी नज़र में बहुत सारे लोग हैं इस वक्त जमात पीपल्स पार्टी में भी और PMLN में भी और दूसरी जमातों में भी जो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इस मामले का हल हो, क्योंकि उनको पता है, अपने दिल में ये पता है कि ये इलेक्शन जो हुआ है इसमें बड़ी धांधली हुई है। उनको ये भी पता है कि जमहूरियत को नुकसान पहुंच रहा है। उनको ये भी पता है कि लोग जो हैं वो बजाय कम होने के PTI के फॉलोअर्स वो ज़्यादा हो गए हैं, पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की ज़्यादा बढ़ गई। उनको सारी चीज़ें पता हैं और उनको ये भी देख रहे हैं कि देश में क्या हुआ था, श्रीलंका में क्या हुआ था। ये भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो हमारे सफ़ीर हैं बाहर के मुल्कों के आए हुए जो अपने मैसेजेस लेके आते हैं, उनको भी ये बड़ा डर है और खौफ है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में श्रीलंका या बांग्लादेश वाली सिचुएशन हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे लोग PMLN में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं और कहते हैं कि जनाब इसका हल ढूंढें, बातचीत करें, मुज़ाकरात करें। तो हो सकता है कि वो जो नवाज शरीफ साहब ने कहा हो वो शायद इसी का एक हिस्सा हो। इसी तरह पीपल्स पार्टी के लीडरान ने भी, कल मैं पढ़ रहा था, काफ़ी बात की है कि कुछ होना चाहिए। तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मसला इसमें वही है जो मैं आपको पहले कह रहा था कि बातचीत सिर्फ बातचीत करने की खातिर नहीं होनी, रिजल्ट ओरिएंटेड हो। अभी तक तो मुझे कोई नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल कोई साइन नहीं है, मगर मुलाकातों की कंफर्मेशन आपके पास होगी एंड यू आई थिंक आपको अंदाजा है कि कुछ बैकडोर मुलाकात मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, मुलाकातों की बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं आज रात तक जब हमारी मीटिंग होगी तो मैं पूछूंगा जरूर। अभी तक क्योंकि मैं सेनेट में था, साहब ने तरदीद की है कि मुलाकातें नहीं हुई, मगर बहुत मौक़र जो सहाफ़ी हैं वो इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं और छप चुकी हैं ये खबरें कि शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी तस्दीक की है कि मुलाकातें हुई हैं। तो गबोल साहब, इसका मतलब ये है कि हम ये समझें कि आइनी पैकेज के लिए, और फिर आपने मौलाना का भी जिक्र किया था, मौलाना अचानक कितनी अहमियत इख्तियार कर गए एक मरतबा फिर, और वो आपको लगता है कि वो वाकई तहरीक इंसाफ से दूर हो गए? मैं समझता हूँ मौलाना जितना हमसे करीब है, हमसे मतलब पीपल्स पार्टी, और जब पीपल्स पार्टी कहूँगा तो हमसे मतलब आसिफ अली जरदारी साहब से जितना करीब है, उनकी दोस्ती है ज़ाती, और जो बातें उन्होंने जो वो करते हैं आपस में, वो ज़ाहिर है एक दोस्त दूसरे दोस्त को मशवरा ही देगा। जरदारी साहब ने जब मुलाकात की तो वहाँ पर ज़ाहिर सियासी बातें भी हुई हैं। जरदारी साहब ने कुछ मशवरा जो है उनको दिया मौलाना को, कुछ मौलाना साहब ने मशवरा दिया जरदारी साहब को। बात हम ये नहीं कि हम लड़ाने गए थे, इनको दूर करने गए थे इमरान खान से। बात ये कि आगे क्या करना है। आप मौलाना के लिए कुर्बानी दे सकते हैं गवर्नरशिप की खैबर पख्तूनख्वा? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो पार्टी फैसला कर। मैं वैसे सवाल पूछ रही हूँ। हाँ, ये तो मैं नहीं एक मासूमाना सा सवाल नहीं वसीम बादामी, आजकल हम मासूम है भी नहीं कि आप लोग जो सवाल करें और आप जवाब दें। और मैं बिलाल को बताना चाहता हूँ कि जब शायद आप बहुत छोटे थे उस ज़माने से मैं मीडिया में आया हूँ, और सबसे बड़ा जो मेरा सियासी डाउनफॉल वो आया ना, वो इसी तरीके के स्टेटमेंट्स की वजह से। तो आप लोगों को यंगस्टर्स को देख के फिर मैं सोचता हूँ कि यार ये कितने समझदार हैं और हम कितने बेवकूफ़ हैं। दिल में बातें बहुत हैं लेकिन कर नहीं सकते।
तो मजबूरी में शेर जो है ना वो पिंजरे में जब बंद होता है सर्कस का, तो वो सर्कस का शेर होता है, लेकिन अगर आप उसको जंगल में छोड़े तो जंगल का शेर होता है। आप किसको कह रहे हैं ये सर्कस का शेर? ये देखिए ना, आप ये इस तरह के जुमले आप बोलेंगे तो बताना किसी और को। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है सर क्योंकि अब इसके बाद मैं सिर्फ ब्रेक ही ले सकती हूँ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और कुछ और बात भी करेंगे। खास करके पार्लियामेंट के अंदर बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल बन गई है। 219 का नंबर मौजूद है, तरमीम के लिए 224 चाहिए। 5 का नंबर मौलाना फजलुर रहमान बाप के सेनेटर्स की तरफ से आज 20 की तादाद, आईनी पैकेज, ये सब कुछ मुमकिन है यानी ब्रेक के बाद। बैक एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाल साहब, अब ये जो एक आईनी पैकेज की बात है, गो के आज बड़ा कैटेगोरिकली कहा है वज़ीर क़ानून ने, तारड़ साहब ने कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, ये सब कुछ। लेकिन जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, उन्होंने कहा अगर उम्र में बढ़ावा हो जाता है तो फिर कोई मसला नहीं, उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। जी आसमा साहब, आई थिंक मेरे इल्म में तो अगेन जो वज़ीर कानून ने बात की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब राना सनाउल्लाह साहब ने, हो सकता है, आई डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट, बट अब एक राय दी है तो आई एम श्योर उन्होंने एक हाइपोथेटिकल सिनारियो पेश किया और ये बात शायद दुरुस्त हो कि अगर उस तरह की कोई चीज़ आती है तो उसमें आई थिंक शायद एतराज़ ना हो, मगर ऐसी कोई चीज़ एट द मोमेंट है नहीं जी। देखिए, दूसरी बात यह है कि जो आप बात करी थी जी, एक जजों की तादाद की, जी नहीं, आपने जो बात की थी PMLN की स्टेटमेंट के बारे में कि मीटिंग के बाद, और आपने उसकी बात की, तो देखिए बात यह कि मैं क्योंकि उस मीटिंग में मौजूद भी था और उसके बाद भी एक एलामिया जो जारी हुआ, उसमें यह बात हुई कि आवाम के मसाइल हल करने के लिए तमाम सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक ओवर आर्चिंग बात थी, जिस तरह बिजली के बिलों के अंदर हैं या और मसाइल हैं, ये उस तनाजुर में थी। और उसमें तो हम कहते हैं कि अवामी इशूज़ के ऊपर आज भी आप पार्लियामान में भी मौजूद हैं, दीगर फोरम्स मौजूद हैं, ये उस हद तक बात है। मेरे ख्याल से उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके एक और तरीके से पेश किया गया। ये लिटरली वो जुमला है जो सलामिया में जारी है, जिसके नतीजे में मेरे ख्याल से इस तरह की बात सामने आई। यानी आप नहीं चाहते कि बातचीत हो? नहीं, देखिए बातचीत तो हम तो स्टार्ट से कह रहे हैं। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में एज प्राइम मिनिस्टर दिस टाइम अराउंड उन्होंने कहा था कि मैं क्या कहते हैं उसे जी, उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया था और उन्होंने लिटरली हम तो कहते आए हैं और बार बार अगर आप देखें पिछले 5-6 सालों में बार बार अगर किसी एक शख्स की तरफ हाथ बढ़ाया गया और उसने उसको ठुकराया है तो वो इमरान खान है। और देखिए, तो बात यह है 9 के हवाले से, अब अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बातचीत हो और उनको कोई छूट मिले, मेरे ख्याल से ये तो मुमकिन नहीं है। मगर अवामी इश्यूज़ के ऊपर, इलेक्टोरल इश्यूज़ के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ के ऊपर यकीनन आप एक सियासी जमात हैं, अभी आप पार्लियामेंट में आपका वजूद है, उसके ऊपर बातचीत दीगर फोरम्स पे होती भी है और होती रहेगी। अच्छा, और एक और बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जी, आपकी इजाज़त से, ये अली ज़फ़र साहब ने जो बात की ना, एक इशू, और ये नबील गोवल साहब ने भी इस बात की तरफ इशारा किया था। उन्होंने कहा कि जो इनकी एडवाइजरी कमेटी है उनकी सोच वो नहीं है जो खान साहब की है। मसला ये भी है कि एडवाइजरी भी एक नहीं है। लिटरली जितने मुंह हैं उतनी बातें। मैं आपको 5 लोग ऐसे बता सकता हूं जिनके मैं अगर नाम लूं तो आपको समझ नहीं आएगी कि इनमें से किसका कॉन्ट्राडिक्टिंग जुमला दूसरे के ऊपर ज़्यादा हैवी है। असद कैसर साहब हैं, गौहर खान साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, क्या इनका अली अमीन गंडापुर साहब हैं, और जो इनके वो आज़म सवाती साहब हैं। अब देखिए, ये चारों लोग अलहदा बात करते हैं। आज़म सवाती साहब अंदर जाके सुबह 7 बजे मिल के आके जलसा मनसूख करवा आते हैं। तो एक इनकी कंफ्यूजन है कि यहाँ पे तो अगर किसी इशू के ऊपर भी, अवामी इशू के ऊपर भी बात करनी हो, तो आपको ये यकीन नहीं होता कि जिस शख्स के साथ बैठे हुए हैं क्या इसके ऊपर बाकी सबका इत्तेफाक है कि नहीं। दे आर हेविली डिसऑर्गेनाइज्ड, और इसलिए जो ख्वाहिशात का इजहार आज फिर से किया गया है, ये बुनियादी तौर पर एक NRO की तलाश है, और खान साहब मेरे ख्याल से उसी की तलाश में। अली ज़फ़र साहब, एक तो NRO की तलाश जो है वो वाकई है, क्योंकि ख्वाजा साहब ने भी कहा, अभी कैन साहब भी ये बात कर रहे हैं, क्या वाकई NRO की तलाश है? और दूसरी तरफ नंबर्स की बात है, जो कि आईनी पैकेज की बात हो रही है। उन्होंने तरदीद की है कि हम नहीं कर रहे, लेकिन अगर हुकूमत बढ़ाना चाहती है तमाम सिविल सर्वेंट्स के या ऑफिसर्स के, इनकी एज होती है उसके अंदर, तो जाहिर है उसका फ़ायदा फिर चीफ जस्टिस साहब को भी होगा। तो इस तरह की कोई कोशिश जो है वो आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में हो सकती है? जी, आपके पहले सवाल का जवाब तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है, और वो ये है कि NRO हम लें, ये इनकी ख्वाहिश ज़रूर है, हमारे जो
हुकूमत में हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह हम आए NRO लेने, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो, क्योंकि किसी सूरत में NRO हमें आदत ही नहीं है, ये किसी और की आदतें हैं, किसी और की प्रैक्टिस है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस NRO की नहीं। अगर करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते। अब दूसरा सवाल आपका बड़ा अहम है। देखें, मुझे इल्म है, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि इल्म भी है कि पहले हुकूमत ने कोशिश की और अभी भी कर रही है कि आईनी पैकेज हो जाए, और वो 2 किस्म के आईनी पैकेजेस पे काम कर रही थी। एक जो था कोशिश वो ये थी कि किसी तरह जज साहिबान जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स के, उनकी जो मुद्दत है उसमें 2 या 3 साल की, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि 2 या 3 साल, उसमें इजाफा हो जाए। और उसका मकसद ये था कि जो एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस हैं वो कंटिन्यू करें। ये पहला जो कोशिश थी, ये इसलिए फिलहाल नाकाम रही है या उसमें कामयाबी नहीं हुई कि वो आईनी तरमीम के जरिए हो सकता है, और आईनी तरमीम के लिए नंबर्स इनके पास ना हैं ना हो सकते हैं। उसमें जब तक PTI एग्री ना करे वो नंबर्स नहीं हो सकते, और वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 1 मिनट में कि क्यों नहीं। लेकिन पहले पॉइंट पे आते हुए वापस, दूसरी तरमीम की कोशिश ये कर रहे थे कि अगर ये नहीं होता कि हमारे पास जजेस आ जाएं कि हमें इंक्रीज कर दें स्ट्रेंथ, तो हम ये करते हैं कि हम एक ऐसा कानून बनाते हैं, ऐसी कानूनी तरमीम करते हैं जिसके अंदर जो सीनियर मोस्ट नहीं बल्कि जो सीनियर पहले 5 सीनियर मोस्ट हैं या 5 सीनियर जजेस हैं, उनमें से हम कोई भी चूज कर सकें अपॉइंटमेंट के लिए। ये एक, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की चूंकि इसको भी जरूरत थी, इसलिए वो भी अभी तक नाकाम हो गई है। अब तीसरी चीज जो जुडिशियल कू जिसका मैंने जिक्र किया, आज जुडिशियल कू करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि चले हम अगर अमेंडमेंट नहीं कर सकते अपॉइंटमेंट में या इंक्रीज नहीं कर सकते, तो हम जजेस की तादाद बढ़ा देते हैं। अब जजेस की तादाद अगर आप तारीख देखें तो अफ्रीका में भी, जो साउथ अमेरिका है वहां भी कोशिश की गई, और इसको हम अपनी जूरिस्प्रूडेंस में उसमें बहुत तबसरे भी हुए, बड़ी किताबें भी लिखी गई। इसको हम कहते हैं जुडिशियल स्टैकिंग, यानी जजेस की स्टैकिंग। जजेस की स्टैकिंग ये होती है कि हुकूमत जो है वो जजेस बढ़ा दें तादाद, अपनी मर्जी के जजेस रखे, ताकि जजेस के बीच में एक ऐसा ग्रुप बन जाए जो मेजॉरिटी में हो और फिर फैसले अपने हक में करा सकें। ये हमने तारीख मुल्क की तारीख में नहीं, लेकिन हमने जो इंटरनेशनल दुनिया है उसमें देखा है। ठीक, यहाँ भी यही कोशिश, उसी एग्जाम्पल को देखा जा रहा है कि वो जो रिजर्व सीट्स वाली जजमेंट थी उसको तब्दील करने के लिए किसी तरह जुडिशियल स्टैकिंग कर दें। ये एक जुडिशियल कू होगा जो कि PTI को एक्सेप्टेबल नहीं है, और PTI इस पे पूरी तरह खड़ी होगी इसके अगेंस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग सर। अब PTI के अंदर से जो आज़ाद ग्रुप है उसका भी कहा जा रहा है कि कुछ 4-5 लोग टूट सकते हैं, मगर मैं ये बाद में पूछूंगी आपसे सवाल। गबूल साहब, आपको क्या लगता है? जी, मैंने पूछना है ब्रेक के बाद, पहले मैं ज़रा इनपुट गबोलकर साहब का भी ले लूँ। जी सर, किस हवाले से? इसी पे कि आईनी पैकेज आएगा तो सही होगी या नहीं होगी? देखें, आईनी पैकेज तो बात की बात है, मौजूदा जो वीक है जो आज से शुरू हुआ है, इसमें कोई ना कोई कानून साजी होने जा रही है, मैंने सुना है। अब उसमें क्या है वो इनको ज़्यादा पता है बनिस्बत हमसे। देखिए ना, जहाँ तक आपने कहा 5 मेंबर्स की कमी के वजह से मौलाना से बात हो रही है, मौलाना से बात उससे ज़्यादा बहुत आगे तक की हो रही है, सिर्फ ये 5 मेंबर्स के लिए नहीं, और आगे तक की बात हो रही है। तो अब ये है कि 2-3 इश्यूज आपने एक साथ उठा लिए हैं। एक तो इनकी PTI की, और बिलाल ने बिल्कुल सही कहा कि इनके अपने 4 दड़े हैं। तो 4 दड़े, आप देखें ना, एक अभी तक वो मरवत जो है उसका पता नहीं चला कि वो पार्टी में है या नहीं है। इसी तरीके से जो हमारे रऊफ साहब हैं, असद कैसर ने आज जो बयानात असद कैसर ने जो बात की है, और फिर तल्ख कलामी हुई है ख्वाजा आसिफ साहब से। आप लोग का मसला सिर्फ ये है कि आप लोग मांगते हो लेकिन बताते नहीं हो, बातचीत करते हो, आप बताते नहीं हो। आपने ये सारी बातें जो भी अभी आप देखिए, बैरिस्टर अली जफ़र साहब एक शरीफ आदमी है,
नेक्स्ट टाइम आप अली अमीन गंडापुर को बिठाएं तो मैं उनसे वो हमें इंटरव्यू नहीं देते, नहीं चले उसके चले और भी दो चार हैं जो आपको इस बात पर आप उनसे बात निकाल सकती हैं कि कल की भी तारीख में इन्होंने हुकूमती वज़राओं के साथ क्या क्या बातचीत की है, मीटिंग कहाँ हुई है, रात को खाना किसके साथ खाया, कौन से मिनिस्टर के घर पे खाना खाया। छोड़ देना इन बातों को। ये देखे फ्रंट पे खेल रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को हम चला रहे हैं, हम हुकूमत को चला रहे हैं। हम हुकूमत को इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए नहीं चला रहे हैं, ये इनको वजीर बनाने के लिए नहीं चला रहे हैं। हमें पता है कि इस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल है, एक शख्स जेल में बैठ के अनसर्टेनिटी पैदा कर रहा है, वो हमारे इदारों को लड़ा रहा है, हमारे इदारों में हमला कर रहा है। हमें इस वक्त जो है ना इस सूरत हाल से मुल्क को निकालना है, हम इसीलिए साथ दे रहे हैं। लेकिन कब तक? बस ये कब तक वाली बात जो गबोल साहब ने कर दी है, इस पे अब ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी क्या इतनी उकता चुकी है कि कह रही है कब तक हम आपके साथ होंगे। इस कब तक पे मैं दोबारा गबोल साहब से पूछूंगी, और इस पे भी कि आज़ाद ग्रुप के कितने लोग टूट सकते हैं, क्योंकि फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और आज़ाद ग्रुप के बीच में है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वक्त बहुत कम है। गबोल साहब, आपको लगता है कि आप कब तक चलेंगे हुकूमत के साथ? नहीं, हम तो देखें चलेंगे। ये कब तक का मतलब ये नहीं है कि टेम्पररी हमारा कोई इनके साथ अलायंस है। बात ये कि देखें, हमें पब्लिक आवाम को देखने जिन्होंने हमें वोट दिया है। अब आवाम के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं जो कि हल नहीं हो पा रहे हैं, जिनकी वजह से हम बहुत कंसर्न्ड हैं। अभी आपको पता है सिंध में इस वक्त फ्लड्स आ गए हैं, प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें हमारे ओपिनियन के डिफरेंसेस हैं। कब तक का मतलब ये है कि देखिए, जब तक हमें हमारी ज़रूरत है ठीक इस हुकूमत को, और इस हुकूमत के साथ हम मिलकर चलेंगे आखिरी वक्त तक, जब तक ये जो है रियासत के जब तक अवाम के मसाइल हल होते हैं। बस ये जिस दिन अवाम के मसाइल पे इग्नोरेंस शो करेंगे तो फिर हम कब तक साथ? सर, ये आज़ाद ग्रुप की बात मैंने आपसे पूछनी थी अली ज़फ़र साहब। कहा जा रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो लोग हैं और जो आज़ाद हैं, डिक्लेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन, वो कर सकते हैं, आईनी तरमीम में हिस्सा ले सकते हैं। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है आर्टिकल 63A है हमारे आइन का है। आर्टिकल 63A की तशरीह भी की थी, आपको याद है, मेरा केस था डिफेक्शन केस, बड़ा हाल में मशहूर केस था। उसमें ये फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि 63A के तहत अगर पार्लियामेंट्री लीडर किसी भी पार्लियामेंट्री पार्टी का अगर अपने जो सेनेटर्स हैं, एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, उनको डायरेक्शन दे दे कि आईनी तरमीम के मामले में उन्होंने किस तरह वोट करना है या नहीं करना, तो फिर उसकी खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। अगर कोई भी उस ऑर्डर डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी, ठीक, तो फिर डिफेक्शन क्लॉज लगेगी और वोट भी काउंट नहीं होगा। तो ये पीटीआई के जितने लोग इस वक्त आ गए हैं उन पे भी लागू होता है, जो सुन्नी इत्तेहाद के जो लोग हैं, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद भी एक पार्टी रिकॉग्नाइज किया है, उनके ऊपर भी लागू होगा। बिलाल साहब, फिर क्या बनेगा? आप कुछ कह रहे? जी सर। जी देखिए, बात एक तो जी मैं ये कहना चाहूँगा, जो नबील गबोल साहब ने भी बात की, देखिए मुश्किल हालात के अंदर जितनी बेहतरी इतनी कम मुद्दत में आ सकती थी वो आ भी रही है और आती भी रहेगी। आज देखिए अगस्त की महंगाई की शरह 9.6% आई है, जो पिछले तकरीबन 3 सालों में कम तरीन है। पेट्रोल की कीमतें या महंगाई आज भी है, मगर पेट्रोल की कीमतें जब हम हुकूमत में फरवरी में आए थे उससे कीमतें आज कम हैं। अब पंजाब में रोटी की कीमतें कम हुई हैं। देखिए जगह जगह बेहतरी आ रही है, और जो लॉन्ग टर्म प्लान इकनॉमिक रिफॉर्म्स है उस पर भी काम हो रहा है। दूसरी बात, अली ज़फ़र साहब ने पहले बात की कि एनआरओ करना होता तो कर लेते। मसला ये है कि एनआरओ मिल नहीं रहा। तलाश पूरी है, पहले भी रही है, और चाहे वो पिछले आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन उनको देने की कोशिश हो अप्रैल 2022 में, मार्च 2022 में, उसके बाद उन्हीं के कहने पे 2 असेंबलियाँ तहलील करना हो, तो तलाश और कोशिश पूरी रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तलाश जारी है। एनआरओ की मिलेगा कि नहीं, पीटीआई मांगेगी कि नहीं मांगेगी, ये बहस चलती रहेगी। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।